जो हम कहानी चल रही थी हमारे लुई 16 अंकल की, इसको कंटिन्यू करती हूँ। और आज हम जानेंगे कि फ्रांस में जो राजतंत्र था उसका उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो हमने देखा 1789 में क्रांति हुई और उसके माध्यम से जब स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं रही तो जो लुई 16 अंकल थे उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने अधिकार कम करता हूँ, तुम जीते मैं हारा, और संविधान को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन कहते ना अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही थी उनको कि हमारे अधिकार कैसे छिन गए या आम जनता हम पर कैसे हावी हो गई। तो उन्होंने पड़ोसी राज्य प्रसार के साथ उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी और ये बात पता चल गई किसको, जो आम जो तीसरा वर्ग था, जो अभी जिसके हाथ में सत्ता थी, उनको ये बात पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे और ये सारे जो कुलीन वर्ग हैं या यूरोपीय जो राजतंत्र हैं ये सब मिलकर हमारे ऊपर फिर से आतंक करेंगे। तो नेशनल असेंबली जो थी उस समय की, जो घोषित हुई थी ना, तीसरे सारे लोग नेशनल असेंबली घोषित हो गए थे जिन्होंने संविधान बनाया था फ्रांस का, उन सबको ने क्या किया कि 1792 में उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि ये आवश्यक था, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो सेनाएं बेच के इनको दबा देते, है ना। तो युद्ध छेड़ दिया और उसके साथ ही जब युद्ध पे सारे पुरुष चले गए और बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां होने लगी, जो स्वयंसेवी संगठन थे सारे लोग आगे बढ़ चढ़कर सेना में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि यूरोपीय राजतंत्र से लड़ना था इतना आसान नहीं था, ये लोग सामान्य जन थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना में भर्ती हुए और बहुत बड़ी संख्या में जो है सैनिक भर्ती होकर युद्ध पर चले गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इनको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। अब सारी जिम्मेदारी घर परिवार की महिलाओं पर आ गई थी, उनको कमाना भी था, घर चलाना भी था, ये सारा काम महिलाएं कर रही थी। तो इन सब के बीच में ये तो चल ही रहा था, साथ ही जब ये युद्ध हुआ उसके पहले भी जगह जगह जो ये स्वतंत्रता मिली थी जो नेशनल असेंबली के माध्यम से, तो उसमें क्या था, जो तीसरा जो वर्ग था, एस्टेट वर्ग, जो थर्ड एस्टेट वर्ग था, उसमें भी जो कुलीन वर्ग थे, संपन्न वर्ग थे, उनके हाथ में सत्ता आई थी। आम जन तो अभी भी दूर था, जैसा कि पहले था कि जो जितना कर चुकाएगा उसको उतना वोट का अधिकार होगा, तो समानता कहाँ स्थापित रह गई, यहाँ भी आम जन को राहत नहीं थी। तो इन्होंने जो आम जनता थी उनके लिए क्लब बनाने शुरू कर दिए, क्लब शुरू हो गए और एक जैकोबिन क्लब का गठन हुआ जो बहुत पॉपुलर हुआ, और इसमें जो मोची थे, पेस्ट्री बनाने वाले थे, जूते बनाने वाले थे, है ना, कारीगर थे, मजदूर थे, ये सारे लोग जा जाकर इन क्लबों में बैठने लगे और राजनीतिक चर्चाएं करने लगे कि ये होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं करने लगे। महिलाओं ने भी अपने अलग अलग क्लब गठित कर लिए थे, ठीक है, वो एक अलग उसमें अध्याय में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो क्लब गठित हुए तो इसमें जो जैकोबिन क्लब था वो बहुत पॉपुलर हो गया, है ना, और इसकी स्थापना में सारे कारीगर, मोची, पेस्ट्री वाले ये सब शामिल थे। और रॉबेस्पियर करके एक व्यक्ति था जो इसको नेतृत्व कर रहा था पूरे जैकोबिन क्लब को, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इन कुलीन वर्ग से अपने आप को अलग दिखाते हैं, तो एक वस्त्र पहना जाता था, जो कुलीन वर्ग थे वो ब्रीचेस पहनते थे जो घुटनों तक होता था, और वो अपना फैशन परस्ती का एक प्रतीक था। तो ये जो लोग थे, ये सारे जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, तीसरे वर्ग थे, इन्होंने एक लंबी पतलून, झाड़ी वाली पतलून पहनना शुरू की इनके विरोध में। उन्होंने कहा कि हम इन फैशन परस्तों के शासन से अपने आप को मुक्त करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम इन जैसा पहनावा नहीं पहनेंगे और अपना एक अलग पहनावा पहने। तो ये धारी वाली लंबी पतलून पहनने लगे जो इस ब्रीचेस से अलग थी, यानी घुटने से अलग थी। वो घुटने तक होता था ब्रीचेस, ये फुल पहनते थे पूरा, और एक टोपी धारण करते थे, लाल टोपी, जो कि स्वतंत्रता की प्रतीक थी। हालांकि महिलाओं को ऐसा पहनावा पहनने की अनुमति नहीं थी, पर पुरुष ये सब पहनते थे। और इनको क्या कहा गया, इनको सौ गुलाब कहा गया, सौ गुलाब, है ना, इनका अर्थ होता था कि जो अलग थे, इन लोगों से अलग थे ना, उनको सौ गुलाब कहा गया, ठीक है। और इनका नेतृत्व रॉबेस्पियर ने किया। 10 अगस्त जब ये पेरिस में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, पावर रोटी को लेकर ये सब बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था, तो इन सब ने कहा कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिये में जो महल था उस पर धावा बोल दिया गया और वहाँ पर राजा को बंधक बना लिया गया, उनके पूरे परिवार को बंधक बना लिया, घंटों तक बंधक बनाए रहे और आगे उनको बंदी बनाकर डाल दिया गया जेल खाने में, है ना। और ये सारे लोग, उस पर नए चुनाव हुए और इन नए चुनाव में एक परिवर्तन हुआ। वो ये हुआ कि 21 वर्ष प्राप्त हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। इसमें ये नहीं था कि जो कर देगा नहीं देगा, ऐसे वोट देने में कुछ नहीं था। ये समानता पर आधारित चुनाव हुए और वहाँ जो असेंबली चुनी गई उसको कहा गया कन्वेंशन, है ना।
राजा को बंदी बना दिया, नए चुनाव कराए, 21 वर्ष का हर वर्ग उसमें शामिल हुआ और उसको कहा गया, उस असेंबली को कन्वेंशन कहा गया, ठीक है। और इस प्रकार से 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की घोषणा हुई। गणतंत्र क्या होता है हम सभी जानते हैं, जिसका जो मुखिया होता है देश का, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो निर्वाचित होता है जनता द्वारा, ना कि अनुवांशिक होता है। अभी तक राजतंत्र में क्या था, राजा का बेटा राजा, पर अब गणतंत्र की स्थापना कर दी फ्रांस में, अर्थात अब जो राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो, जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था कर दी, तो ये यहाँ तक चल गई। अब इनके हाथ में जो है सत्ता आ गई थी, इसके हाथ में, ये जैकोबिन क्लब वालों के हाथ में सत्ता आ गई थी। रॉबेस्पियर जो है उसका प्रमुख था उस समय। तो उसके बाद एक नए युग का आरंभ हुआ, ये सब तो हो गया। अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो रॉबेस्पियर था वो बहुत कट्टर व्यक्ति था, कहते हैं ना सत्ता किसी के भी हाथ में आ जाए वो पगला जाता है, वही वाली स्थिति थी। अगला जो काल जाना जाता है उसको आतंकराज के रूप में, आतंकराज। और ये कब तक चला, 1793 से 1794 तक। क्या हुआ कि जो रॉबेस्पियर था उसने क्या किया कि जो उससे मैच नहीं खाते थे, जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, उन सबको क्रूरता से दमन करना शुरू कर दिया। यानी जो कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, उन सबको अरेस्ट किया गया और एक मशीन बनाई गई थी। उस मशीन का नाम था गिलोटिन नाम की मशीन थी। तो जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया जाता था, गिलोटिन, है ना। और ये इसका नाम इसी के आविष्कारक के ऊपर पड़ा था, डॉक्टर गिलोटिन थे, उन्होंने ये मशीन बनाई थी तो उसको गिलोटिन, है ना, गिलोटिन पर चढ़ाकर मार देते थे ये, है ना, इसका सर कलम कर देते थे, सर कलम कर देते थे। तो ये आतंकी लोगों, है ना, यानी जो उनकी विचारधाराओं से मेल नहीं खा रहा है रॉबेस्पियर की, और उनको बड़ा आक्रामक तरीका अपनाया उसने, बहुत ज़्यादा, कि बहुत लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में कुलीनों का और उनका संहार करना शुरू किया। जो उनके से मेच नहीं खाते थे उनको पकड़ते, अरेस्ट करते, गिलोटिन पर चढ़ाकर दूसरे दिन उसको मार देते थे। गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जो दो खम्भों के बीच में एक मशीन थी, उसमें जाता गर्दन कट जाती व्यक्ति की, है ना। तो ये सब चल रहा था, उसने बहुत बड़ी संख्या में ये आतंक मचाया और इसकी क्रूरता से जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए। तो उन्होंने क्या किया, अब इसने एक चीज़ और की थी कि सभी को समान रूप से खाना भोजन खाएंगे, ऐसी स्थापना इसने की। तो जो गेहूं था किसानों के पास, उसको कहा गया कि आप मार्केट में आकर सरकारी रेट पे बेचो, क्योंकि रोटी महंगी हो गई थी, पाव रोटी, तो सरकारी रेट पर बेचो। तो किसान को मजबूर किया गया सरकारी रेट पर गेहूं बेचने के लिए, और जो वाइट रोटी खाते थे वो बंद करके एक साधारण गेहूं से समतामूलक रोटी खाने के लिए मजबूर किया गया कि सब समतामूलक रोटी खाएंगे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, है ना। और इसकी महंगाई को कम किया। कुछ हद तक वो अच्छा कर रहा था, लेकिन अतिवादिता नहीं होनी चाहिए, है ना, इसने अतिवादिता शुरू कर दी। और व्यक्ति की समानता के लिए क्या किया उसमें, समता रोटी खाना अनिवार्य किया, समता रोटी, ठीक है, खाना अनिवार्य किया, कोई भी अलग से व्हाइट रोटी नहीं खाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सम्मान मूलक या विभेद मूलक कुछ शब्द होते थे, जैसे किसी को बोलते थे महाशय, मॉन्स्यूर, है ना, मॉन्स्यूर, यानी महाशय, ठीक है, ये ऐसे शब्द। और मदाम यानी महोदय, ऐसे शब्दों को इसने बैन किया, पर बैन लगाया, है ना, बैन लगाया, है ना। यानी ऐसे कोई भी जो शब्द अलग समतामूलक ना हो, यानी कोई भेदभाव उत्पन्न करते, किसी को विशेष स्थिति देते हो, ऐसे शब्दों को खत्म कर दिया और सभी को नागरिकता बोधक शब्द दिए गए। तो जो नागरिकता बोधक शब्द थे वो थे महिलाओं को सितोयेन, महिलाओं को सितोयेन, है ना। और पुरुषों को क्या कहा गया, पुरुषों को क्या कहा गया, पुरुषों को कहा गया सितोयेन, ठीक है। ये संबोधन दिए गए थे हर व्यक्ति को। अब ये नागरिकों के नाम से पहचाना जाएगा, ये फ्रांस के नागरिक हैं। सितोयेन, येन यानी महिला,
और सितोयिन यानी पुरुष, उसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं कहेंगे जो सम्मान सूचक हो या विशेष स्थिति को इंगित करता हो। तो ये सारी चीजें लागू कर दी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारकाट मच गई। तो इसको इतनी अपनी नीति को बहुत सख्ती से उसने लागू किया, इतनी त्राही मची कि उसको खुद की पार्टी वाले उससे परेशान हो गए, क्योंकि अगर वो भी उसके विचारों से मेल नहीं खाते तो वो उनको भी लटका देता था, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ फिर कि 1794 में न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया गया। न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया गया, ठीक है। और उसे फांसी दे दी, उसी गिलोटिन पर लटका दिया। और दूसरे ही दिन गिलोटिन पर लटका दिया, यानी वो दूसरों को लटकाता था, अब स्वयं लटक गया उसका, है ना, गिलोटिन पर लटका दिया। तो इस प्रकार से रॉबेस्पियर का अंत हो गया, और कहीं ना कहीं जो तीसरे वर्ग जैकोबिन क्लब का शासन था उसका भी अंत हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांस में शासन आया वो किसका आया, वो फिर से वो जो तीसरे वर्ग के कुलीन वर्ग थे ना, जो व्यापारी थे, वकील थे, है ना, बड़े सम्राट लोग थे, वो तीसरे स्टेट में से कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का तो अंत ही हो गया था। अब तो तीसरा वर्ग ही आपस में अप डाउन कर रहा था। तो अगला शासन हुआ डायरेक्टरी शासक फ्रांस। अगला जो है हमारा डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या हुआ, डायरेक्टरी में क्या था कि जब जैकोबिन सरकार का पतन हुआ तो जो तीसरे वर्ग के कुलीन वर्ग थे, संपन्न वर्ग थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई और उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया। और जो हुआ था ना कि 21 वर्ग का हर व्यक्ति वोट दे पाएगा, कर का उसमें कोई नहीं था, तो ये समाप्त करके फिर से वोट की वही व्यवस्था शुरू कर दी गई कि जो कर जितना देगा उसको वोट का उतना अधिकार होगा, ये व्यवस्था कर दी गई। और जैसा कि जैकोबिन में एक व्यक्ति का शासन था, उसको हटाकर डायरेक्टरी में कितने 5 सदस्यीय कार्यपालिका बनाई उन्होंने, 5 सदस्यीय कार्यपालिका बनाई, ठीक है, और उसका शासन हुआ, ठीक है। लेकिन ये इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इनमें आपस में मतभेद होता रहता था, कि डायरेक्टरी का आपसी मतभेद होता था उनका कार्यपालिका के बीच में, जिसने आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट का जो तानाशाह शासक हुआ उसके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये फ्रांस का यहाँ तक उन्मूलन की बात, राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। इसमें एक चीज और छूट गई है, वो मैं आपको बता दूं, फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, ठीक है। तो जब ये आंदोलन चल रहा था, ये जो आंदोलन फ्रांस का चल रहा था, जो जनता सेना में भर्ती हो रही थी और आगे बढ़ रही थी, उस समय एक गान बहुत प्रचलित हुआ था। वो गान क्या था, ये लिखा था, राजेट दी लाइव द्वारा लिखा गया, राजेट, इसमें हम कहते हैं राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कवि जो थे राजेट, है ना, कौन थे, राजेट दी लाइव, राजेट दी लाइव द्वारा लिखा गया गान। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं ना, ये चीज छूट गई थी। जो गान था वो कौन सा था, उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था मार्सिले, है ना, मार्सिले, है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि मार्सिले से फ्रांस जानते हुए लोगों ने इसको गाया था। जो स्वयंसेवी थे, जो सेना में भर्ती हो रहे थे, उन्होंने ये गाना गाया था। वो गाते हुए जैसे था अपने भारत में वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और बाद में वो हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बना। ऐसे ही यहाँ पर ये मार्सिले उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, स्वयंसेवी जाते थे और गाते हुए निकल जाते थे, तो बाद में ये इनका राष्ट्रगान भी बना। तो ये कहानी यहीं खत्म हुई, और कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। आगे इस कहानी को और कंटिन्यू करेंगे हम। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।